एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ साइकोलॉजी एज अ पार्ट ऑफ आवर वन शॉट रिविजन सीरीज इन साइकोलॉजी एंड मैं हूं आपके साथ साक्षी। जस्ट बिफोर वी बिगिन, सबसे पहली बात, ट्विन ब्रोज हैज रोल्ड आउट उनके प्रीमियम सीयूईटी बैचेस। अट्रैक्टिव ऑफर्स आर रनिंग राइट नाउ, तो अगर आपको एनरोल करना है दिस इज द करेक्ट टाइम। सेकेंडली, वी ऑल्सो हैव प्रीमियम नोट्स अवेलेबल फॉर ऑल द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, तो अगर रिवाइज करना है आप वो भी अवेल कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी आई आइकन के थ्रू फॉर दिस रिविजन सीरीज। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इट्स टोटली अबाउट स्ट्रेस, कि स्ट्रेस का नेचर क्या है, टाइप क्या है, उसकी स्ट्रैटेजीज कैसे क्या है डील करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नेचर एंड टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहले स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस इज प्रेजेंटेड टू अस इन फॉर्म्स ऑफ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस इन लाइफ। एवोल्यूशनरीली स्पीकिंग इसका फंक्शन है हमारी सर्वाइवल को बढ़ाना, ताकि प्रॉब्लम्स आए तो हमारी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाए, हमारा अराउजल इंक्रीज हो और हमारी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो। ओके, अब स्ट्रेस डिपेंडिंग ऑन हाउ डिस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव इट कैन बी फॉर आवर परफॉर्मेंस, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। ओके, तो सबसे पहले यू स्ट्रेस जो होती है वो हमारी पॉजिटिव स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस का इतना लेवल जो कि हमारे लिए अच्छा होता है एंड हमारी परफॉर्मेंस को, पीक परफॉर्मेंस को अचीव करने में हेल्प करता है। एक होती है डिस्ट्रेस, जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी का एंड हमारे माइंड का भी वियर एंड टियर होने लगता है। ओवरऑल अगर हम स्ट्रेस की एक डेफिनेशन के बारे में बोलें कि व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज दैट एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। तो जब भी कोई स्टिमुलस इवेंट, एनवायरनमेंट में कोई ऐसा इवेंट आता है जो कि हमारी बॉडी एंड माइंड का बैलेंस बिगाड़ता है प्लस हमारी कोपिंग एबिलिटी के बाहर होता है, तो जो हम रिस्पॉन्सेज देते हैं उसे फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, उन्हीं को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब आ जाते हैं कि स्ट्रेस का नेचर क्या होता है। सबसे पहले जो ये स्ट्रेस वर्ड है, ये लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस या स्ट्रिंजरे से आया है, जिसका मतलब है किसी चीज को टाइट करना। सो स्ट्रेस में जो फीलिंग्स ऑफ टाइटनेस होती हैं, कंस्ट्रिक्शन हम होता है फिजिकल भी, हमारी मसल्स में, हमारी ब्रीदिंग में, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ कुछ टर्म्स है जिनको आपको डिफरेंशिएट करना है। पहला तो स्ट्रेस, जिसकी हमने बात कर ली। दूसरे होते हैं स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स यानी कि वो एनवायरमेंटल इवेंट्स जिनकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सो वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं स्ट्रेसर्स। एंड तीसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स के प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है, यानी जो बाहरी एनवायरनमेंट में स्ट्रेसर्स हैं उनके लिए हमारे रिएक्शन को हम स्ट्रेन बोलते हैं। इन तीनों वर्ड्स में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रेस को डिफाइन किया है साइकोलॉजिस्ट ने। पहला तो ये चीज है, हैंस सेलिए, इन्होंने सबसे पहले स्ट्रेस के ऊपर रिसर्च करी, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च कहा जाता है। इनके हिसाब से स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। तो कोई भी डिमांड होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो बॉडी एक ही रिस्पॉन्स देगी, नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा, सेम रिस्पॉन्स होगा हर प्रॉब्लम के प्रति, जिसको इन्होंने स्ट्रेस कहा है इनके अकॉर्डिंग। And it does not matter what is the threat, the individual will respond with the same physiological pattern of reactions. But today आज के जो साइकोलॉजिस्ट हैं इससे अग्री नहीं करते। उनके हिसाब से अलग अलग स्ट्रेसर्स, डिफरेंट स्ट्रेसर्स प्रोड्यूस डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस रिएक्शन एंड डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ओके, फिर यहाँ पे आता है कि स्ट्रेस इज इट अ प्रोसेस और इज इट अ फैक्टर। तो ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रेस जो होता है कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे अंदर इंडिविजुअल या एनवायरनमेंट के अंदर स्टैटिकली प्लेस्ड है। इंस्टेड स्ट्रेस इज एन ongoing process. It is a process जहां पे individuals transact with their social and cultural environment. जो social and cultural environment में जो problem आ रही है उसके साथ individual negotiate करता है, they appraise these encounters, समझता है क्या हो रहा है, and then the individual attempts to cope with these issues. Okay, so stress, very important, is a dynamic mental or cognitive state. It is a dynamic mental state. It is a disruption in homeostasis or an imbalance that gives rise to a requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. तो हमारी जो बॉडी, हमारा फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल बैलेंस जो है, जिसको हम होम्योस्टैसिस कहते हैं, उसमें डिसरप्शन आता है स्ट्रेस की वजह से, एंड स्ट्रेस ही हमें मोटिवेट करता है कि हम इस डिसरप्शन को दोबारा से बैलेंस में लाएं। ओके, अब यहाँ पे आ जाती है लजारस एंड कलीग्स की इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस। इन्होंने कहा कि हम स्ट्रेस को जैसे परसीव करते हैं उसी पे डिपेंड करेगा कि हम उससे कितने अच्छे से डील कर पाएंगे। सो द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल। सोच समझ के, अप्रेजल मतलब किसी चीज को समझना, तो हमारा जो परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस है डिपेंड्स ऑन आवर कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट वी हैव टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे इस थ्योरी को पढ़ लेते हैं। इस थ्योरी में कुछ एक दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे है
अप्रेजल, टाइप्स ऑफ अप्रेजल। तो अप्रेजल का मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको जज करना कि ओके ये हो रहा है। ये दो टाइप्स का हो सकता है। पहला है प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा है सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल होता है द परसेप्शन ऑफ अ न्यू और चेंजिंग एनवायरनमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कि एक नया जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है मेरे लिए पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है। नेगेटिव इवेंट्स फर्दर 3 वेज में अप्रेज होते हैं। या तो दे आर अप्रेज्ड एज हार्म, विच इज द हार्म रेफर्स टू द डैमेज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन बाय द प्रॉब्लम और द इवेंट। नंबर 2, थ्रेट के फॉर्म में असेस हो सकते हैं। थ्रेट यानी फ्यूचर में कुछ अगर डैमेज हो सकता है तो उसका असेसमेंट। एंड तीसरा चैलेंज। चैलेंज मतलब कोई चीज जो प्रॉब्लम है बट यू हैव कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस दैट यू कैन कोप विद इट, यू कैन डील विद इट। तो इन 3 फॉर्म्स में नेगेटिव इवेंट्स को हम परसीव कर सकते हैं या अप्रेज कर सकते हैं। जब प्राइमरी अप्रेजल हो जाता है तो आता है सेकेंडरी अप्रेजल। सेकेंडरी अप्रेजल में क्या होता है, हम अपनी खुद की कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज को असेस करते हैं एंड देखते हैं कि will they be sufficient to meet the harm, threat or the challenge in the event. Okay. इसके बाद एक और चीज यहाँ पे आ जाती है पास्ट एक्सपीरियंस, दैट हाउ वी फ्रेज। हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी अप्रेजल कैसा होगा ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हमने ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन पास्ट में हैंडल करी है या नहीं करी है, राइट। दूसरा एक और फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कंट्रोलेबिलिटी का। कंट्रोलेबिलिटी यानी जो स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ है, डू वी फील दैट वी कैन कंट्रोल दैट सिचुएशन और नॉट। अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें ऐसा लगेगा तो हमारा स्ट्रेस ज्यादा होगा। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक तरीके से पूरा इनका मॉडल है अगर मैं दिखाऊं। सो इन्होंने यही कहा है कि जो हमारे स्ट्रेसर्स हो सकते हैं वो इन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, डायमेंशन ये हो सकती हैं। पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स, की पर्सन जो है उसके पास वो पर्सन किस प्रकार का है ये भी डिपेंड करेगा स्ट्रेस कैसे अप्रेज होगी। तो अगर स्ट्रेस अप्रेजल यहाँ हो रहा है तो ये 3 चीजें उसको इफेक्ट कर रही है। पहला स्ट्रेसर कैसा है, दूसरा वो इंसान कैसा है, फिजियोलॉजिकली भी, साइकोलॉजिकली भी, कल्चरली भी, एंड तीसरा उसके पास क्या क्या फिजिकल, पर्सनल एंड सोशल रिसोर्सेज हैं टू डील विद दैट स्ट्रेस। इन तीनों से इन्फ्लुएंस होकर हमारा स्ट्रेस अप्रेजल होगा एंड फिर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देगी जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके। तो सबसे पहले क्या क्या स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हमारी बॉडी दे सकती है ये देखते हैं। 4 तरीके के रिस्पॉन्सेज वो दे सकती है, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज। तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्या क्या रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल लेवल पे अराउजल का प्रोसेस एक की रोल प्ले करता है। अराउजल यानी जब हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है कि ओके एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा है, इस पे हमें अटेंशन देना है। अराउजल में क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है वो 2 तरीके से एक्शन इनिशिएट करता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस एड्रिनल ग्लैंड से कहता है कि आप कैटेकोलामाइंस यानी एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन, जिनको हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी कहते हैं, उनको रिलीज करो। ओके। तो सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कैटेकोलामाइंस रिलीज करता है। दिस इज मैकेनिज्म नंबर 1। ओके। एंड इसकी वजह से क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेस में। एंड दूसरा मैकेनिज्म है जिससे हाइपोथैलेमस करता है वो है कि वो इट एक्टिवेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कॉर्टिसोल सिक्रेट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसका दूसरा नाम है। ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है स्ट्रेस के टाइम में। तो इन दोनों तरीके से हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होता है। दूसरा होता है इमोशनल रिएक्शन। क्या होगा इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व्स नेगेटिव इमोशंस ऑफ एंगर, डिप्रेशन, फियर एक्सेट्रा। फिर आता है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। बिहेवियर में क्या दिखेगा, तो बिहेवियर में कुछ भी दिख सकता है, एनीथिंग कैन हैपन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द काइंड ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट। बट वो 2 तरीके के बिहेवियर्स हो सकते हैं। पहला कैन बी फाइट, जहां पे आप स्ट्रेसर को सीधा सीधा कन्फ्रंट करते हो, और इट कैन बी फ्लाइट, जहां पे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से विड्रॉ कर लेते हो। कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज में क्या आ सकता है, कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। तो हमारे बिलीव्स जो है अबाउट हमारे जो भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, बिलीव्स हैं अबाउट दिस स्ट्रेसफुल इवेंट, हाउ आई कैन कंट्रोल इट, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, ये सब एक्टिवेट होते हैं, राइट। एंड इसी से हमारे रिस्पॉन्सेज भी आते हैं कि कॉग्निशन पे फर्क पड़ता है, जैसे वी आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, हमें बार बार नेगेटिव इंट्रूसिव थॉट्स वगैरह आते हैं। ओके। फिर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बात करी है कि जो स्ट्रेस है इट कैन ऑल्सो वेरी इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटेंसिटी, कितना इंटेंस है, ड्यूरेशन कितना लंबा चलेगा, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है, एग्जाम एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है, आसानी से सॉल्व हो सकता है या बहुत कॉम्प्लेक्स है। एंड चौथा प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी एज इन की बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस आ गया लाइफ में, या एक्सपेक्टेड था कि ओके ऐसा होगा आने वाले टाइम में, राइट। तो स्ट्रेस जो है इन टर्म्स में या स्ट्रेसर इन टर्म्स में वेरी कर सकते हैं। अगेन जितना ये इंटेंस, जितना ड्यूरेशन हाई होगी, कॉम्प्लेक्सिटी प्रिडिक्टेबिलिटी कम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव होगा एंड अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। एंड अगेन ये वही चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने ऊपर कर दी
है। अब आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस पे कि जैसे हमारी बॉडी को या एंड माइंड कोई स्ट्रेस सेंस करते हैं तो क्या क्या हमें स्ट्रेस सिम्टम्स आते हैं। दीज सिम्टम्स कैन बी फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल। तो देखो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखी है सिम्टम्स की। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी लॉस, पुअर डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, इमोशनल आउटबर्स्ट्स, राइट, मिसयूज ऑफ ड्रग्स, डिफिकल्टीज विद ईटिंग, फिजिकल इलनेस। ये सिम्टम्स जो है ये एक लिस्ट है, इनको आप कैटेगराइज कर सकते हो एज ये फिजिकल सिम्टम्स है, ये इमोशनल है, ये बिहेवियरल है। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि हर सिम्टम हर किसी में नहीं दिखता, राइट, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन अगेन। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो हमारे जो स्ट्रेस हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। क्या क्या? पहला तो हो सकता है फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, राइट। दूसरा हो सकता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड तीसरा हो सकता है सोशल स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज द बेसिस? बेसिस मतलब ये स्ट्रेस का सोर्स क्या है। पहला सोर्स हो सकता है हमारी खुद की फिजिकल बॉडी एंड द एनवायरमेंट। ओके, तो सब ये दोनों एक ही साथ मर्ज्ड है। तो फिजिकल स्ट्रेस की बात करें तो फिजिकल स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस जो कि हमारी बॉडी की जो स्टेट है उससे आता है। तो यानी अगर हमने ओवर एक्सर्ट कर दिया है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, राइट, हमें इंजरी हो गई है, कोई नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो बेसिकली बॉडी में जब भी कोई डिसबैलेंस या इंजरी होती है तो जो स्ट्रेस आता है उसको हम फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो कि हमारी सराउंडिंग एनवायरमेंट, कल्चरल, सोशल एनवायरमेंट से आता है। कल्चरल, सोशल, फिजिकल एनवायरमेंट से। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन, क्राउडिंग, नॉइज, हीट ऑफ समर, विंटर कोल्ड, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, ये सब इसमें आता है। ओके, एंड सॉरी मैंने अभी अभी कहा कि इसमें सोशल एनवायरनमेंट भी आता है, नहीं, इसमें केवल फिजिकल एनवायरनमेंट आता है। ओके, जो फिजिकल एनवायरनमेंट में आपकी चीजें हैं। दूसरा आ जाता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जिसकी सोर्स हमारे अपने माइंड में होती है। ये फर्दर 3 चीजों में डिवाइडेड है। और एक और चीज, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होता है वो हर इंसान का पर्सनल एंड यूनिक होता है। इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो इसके 3 टाइप्स क्या है? पहला है फ्रस्ट्रेशन, दूसरा है कन्फ्लिक्ट, तीसरा है इंटरनल प्रेशर्स। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन इज व्हाट वी फील व्हेन एनी ऑफ आवर नीड्स एंड मोटिव्स आर ब्लॉक्ड बाय समथिंग और समवन, जिसकी वजह से हम एक डिजायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? when we have 2 or more incompatible needs और motives जिनको साथ में पूरा नहीं किया जा सकता, they are conflicting। and तीसरा है internal pressures। internal pressures are our beliefs for ourselves based on our own internal expectations and standards। ओके, तो हमारे जो अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड्स या बिलीव्स होते हैं ये सब। अच्छा, इसमें एक और आ जाता है चौथा, सॉरी आई इट स्किप्ड माय माइंड, चौथा आ जाता है सोशल प्रेशर्स। सोशल प्रेशर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे लोग हमारे आसपास जो हमसे एक्सेसिव डिमांड्स कर रहे हैं, उनके हमारे लिए एक बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमारे माइंड में सोशल प्रेशर्स जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जनरेट करते हैं। ओके, एंड लास्ट जो थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस है वो है सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस आर इंड्यूस्ड एक्सटर्नली एंड रिजल्ट फ्रॉम आवर इंटरेक्शन विद अदर पीपल। ओके, जैसे कि सोशल इवेंट्स हो गए, डेथ, इलनेस, राइट, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, नेबर्स अच्छे नहीं है, कम्युनिटी, तो ये सब आ जाता है सोशल स्ट्रेस में। अब याद रखना है कि सोशल प्रेशर्स और सोशल स्ट्रेस अलग है। सोशल प्रेशर्स नाम में ही लिखा है प्रेशर, जब और लोग हम पे कुछ डिमांड या कोई स्टैंडर्ड या फिर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वहां से सोशल प्रेशर्स का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ रहा है। बट सोशल स्ट्रेस इज मोर अबाउट सोशल इवेंट्स जो हमारी सोसाइटी में सबके साथ हो रहे हैं। कि हमारी फैमिली में कोई डेथ हो गई है या कोई रिलेशनशिप बुरा चल रहा है, या मान लो कुछ भी हो सकता है कि एक कम्युनिटी अच्छी नहीं है, ये सोशल स्ट्रेस में आता है। नेक्स्ट लेट्स कम टू सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस? वी हैव यहाँ पे 3 सोर्सेज, लाइफ इवेंट्स, हैसल्स एंड ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ओके, कि स्ट्रेस किस किस टाइप के इवेंट्स से आ सकता है, यहाँ पे वो बात हो रही है। तो सबसे पहले आ जाते हैं लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं? मेजर भी हो सकते हैं, माइनर भी हो सकते हैं। मेजर लाइफ इवेंट्स जैसे मान लो मैरिंग, बिकमिंग अ पेरेंट, या फिर डेथ ऑफ अ स्पाउस, ये सब हमारे बहुत मेजर लाइफ इवेंट्स हैं, जो कि ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ में होंगी होंगी चेंजेस जो लाइफ में है। दे कैन बी स्ट्रेसफुल बिकॉज दे डिस्टर्ब आवर रूटीन एंड दे कॉज एन अपहेवल, एक डिसरप्शन होता है हमारे डेली रूटीन में। लाइफ इवेंट्स प्लान्ड भी हो सकते हैं एंड अनप्लान्ड भी हो सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकते हैं। प्लान्ड हो सकता है बिकमिंग अ पेरेंट, अनप्रिडिक्टेबल जो कि बहुत जो हमने प्लान नहीं किया, एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड ज्यादा स्ट्रेस तब होता है जब ये लाइफ इवेंट्स जो है ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी हो जाती है, तो स्ट्रेस हमारा ज्यादा हो जाता है। दूसरा आ जाता है हैसल्स। हैसल्स क्या होते हैं? ये कोई बहुत लंबे चौड़े मतलब लाइफ इवेंट्स नहीं होते, जबकि बल्कि ये क्या होते हैं, रोज रोज की जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पर्सनल स्ट्रेसेस हम एंड्योर करते हैं ऑन अ डेली बेसिस,
सच एज नॉइजी सराउंडिंग्स, कम्यूटिंग, ट्रैवल करना है मेट्रो में, राइट, हमारे नेबर्स झगड़ालू हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता। तो हैसल्स आर समथिंग जो कि डेली लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स होती है माइनर, जिनकी वजह से स्ट्रेस आता है, बट यू रियली कांट एस्केप देम। ओके, सो दीज डेली हैसल्स में समटाइम्स हैव डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इंडिविजुअल हु इज ऑफन द वन कोपिंग अलोन विद देम, एज अदर्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ देम एज आउटसाइडर्स। कई बार इंसान के लिए बहुत ही पर्सनल चीजें होती हैं, सो अदर्स डू नॉट कैन नॉट असेस कि इनकी वजह से कितना स्ट्रेस हो सकता है। तीसरा आता है हमारा ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जो कि अननेचुरल होते हैं, एंड दीज कैन बी मैन मेड और नेचुरल। अगेन नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आ सकते हैं, एंड मैन मेड में टेररिस्ट अटैक, रॉबरी, ये सब आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं इनके कुछ टाइम बाद इफेक्ट्स दिखना स्टार्ट होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स, इंट्रूसिव थॉट्स एक्सेट्रा। इनकी वजह से इंसान के रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट होते हैं, और इस वाले स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए डेफिनेटली हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, की हमारी स्ट्रेस का हमारे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग और हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो 4 तरीके के इफेक्ट हो सकते हैं: इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल। जो ऊपर पढ़े थे वो हमारे लिजारस की थ्योरी में आते हैं, तो ये याद रखना है। पहला आता है इमोशनल इफेक्ट्स। क्या क्या हो सकते हैं? मूड स्विंग्स हो सकता है, आपका बिहेवियर बिकॉज ऑफ मूड स्विंग्स बहुत इरेटिक बिहेवियर हो जाता है, कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, राइट, नेगेटिव इमोशंस इंक्रीज होते हैं, एंड फिजिकल टेंशन इंक्रीज, साइकोलॉजिकल टेंशन, ये सब। दूसरा आ जाता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। बॉडी में क्या क्या दिखेगा? सबसे पहली बात तो जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, जैसे कि एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। एड्रेनलिन कौन प्रोड्यूस करता है? एड्रेनल ग्लैंड, कॉर्टिसोल पिट्यूटरी ग्लैंड। इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, एंड जब इनका सिक्रीशन बढ़ता है हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी, इनमें भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। कुछ टाइम के लिए अगर ये बॉडी में है अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म में जब ये सिक्रीट होते रहते हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, तो फिर हमारी बॉडी में डैमेज होने लगता है। इसके अलावा क्या होता है, वही जो इन्होंने कहा, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन हमारा एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, लंग्स में जो हमारे एयर पैसेजेस हैं वो खुल जाते हैं, यही सब है। बाकी आ जाता है कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। तीसरा, लाइक हमारी थिंकिंग पे, डिसीजन मेकिंग पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो मेंटल ओवरलोड हो जाता है, साउंड डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है, आर्ग्यूमेंट्स, फेलियर्स, फाइनेंशियल लॉसेज एंड लॉस ऑफ जॉब भी होता है इन चीजों की वजह से, बिकॉज आपका कॉग्निशन ठीक से नहीं कर रहा काम, पुअर कॉन्सेंट्रेशन है, मेमोरी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। चौथा है बिहेवियरल इफेक्ट्स। बिहेवियरल इफेक्ट्स में क्या आता है, बिहेवियर में क्या चीजें दिखती हैं? हमारी डाइट जो है, जो हम कंफर्ट लाइक स्ट्रेस में बिंज ईटिंग करने लगते हैं, राइट, सो वी स्टार्ट ईटिंग लेस न्यूट्रिशनल फूड, वी स्टार्ट इनटेकिंग ड्रग्स एंड इवन कैफीन, सिगरेट्स, अल्कोहल्स, ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं, हमारे स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अपने वर्क पे नहीं जाते, एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है, वर्क परफॉर्मेंस घट जाती है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड हेल्थ की स्ट्रेस एंड हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहली बात क्या है, क्रॉनिक डेली स्ट्रेस कैन डाइवर्ट एन इंडिविजुअल्स अटेंशन फ्रॉम केयरिंग फॉर themselves themselves. When stress is prolonged, it affects physical health and impairs psychological functioning. तो जब भी लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जब अपना ध्यान नहीं रखते तो स्ट्रेस हेल्थ ऑब्वियसली नीचे जाएगी, एंड स्ट्रेस का भी अपना एक इफेक्ट होता है हेल्थ पे, क्योंकि स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लाती है, तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो इसमें सिम्टम्स आते हैं ऑफ क्रॉनिक फटीग, वीकनेस, लो एनर्जी, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी वगैरह वगैरह। बर्नआउट यहाँ पे एक टर्म आया है। सो बर्नआउट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन ड्यू टू स्ट्रेस, जब हमारी ये तीनों ही टाइप की रिसोर्सेज पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाती हैं। ओके, रिसर्च ये भी दिखाती है कि स्ट्रेस जो है इम्यून सिस्टम में चेंजेस लाती है, हमें ज्यादा बीमार पड़ने के लाइक हमारे जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस ऑल्सो लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स यानी जो कि साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से बॉडी में दिख रहे हैं, जैसे अल्सर्स, अस्थमा, एलर्जीज, हेडेक्स वगैरह। एक इंपॉर्टेंट स्टैट जो यहाँ पे आता है वो क्या है, that 50 to 70% of all physical illnesses are due to stress, number one, and number two, 60% of the medical visits जो हम करते हैं वो एक्चुअली स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। जो हमें 60% लाइक हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं चीजों को, वो हमारे स्ट्रेस इंड्यूस्ड सिम्टम्स ही होते हैं। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एग्जाम एंग्जाइटी। इसमें आपको बस ये याद रखना है कि इसको हम इवेल्युएटिव एप्रीहेंशन, इवेल्युएटिव स्ट्रेस भी कहते हैं, एंड इट इज बेसिकली व्हेन वी हैव हाई डिग्रीज ऑफ एंग्जाइटी, जहाँ पे हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, इवन दो वी हैव द पोटेंशियल टू परफॉर्म, इट कैन इंटरफेयर विद आवर प्रिपरेशन, कंसंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एन एग्जाम। एंड इसी के सिम्टम्स है कि हम क्या क्या
बेसिकली इसमें होता है कि हमारा कंसंट्रेशन इंटरफेयर होता है, सेल्फ सेंटर्ड नेगेटिव कॉग्निशंस आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हेल्पलेसनेस, इनएडुकेसी, लॉस ऑफ स्टेटस एंड एस्टीम, ये सब हमें एग्जाम एंजाइटी की वजह से होता है। ओके इसी में एक और जो चीज आती है वो है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। इट इज अ मॉडल ऑफ स्ट्रेस दैट वाज गिवन बाय हैंस सेल्ले। तो हैंस सेल्ले ने इस मॉडल को डेवलप कैसे करा ही, दो मेथड से करा। सबसे पहले तो इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करी एंड एनिमल्स को स्ट्रेसर्स में रखा, जैसे कि हाई टेम्परेचर, एक्सरेज, इंसुलिन इंजेक्शन उनको दिए एंड उनमें फिर देखा कि क्या रिस्पॉन्स हो रहा है। एंड नंबर टू, इन्होंने हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इंजरीज एंड इलनेसेस होते हैं उनको भी स्टडी किया एंड इन्होंने जो इन्होंने नोट किया कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स पैटर्न क्या होता है, उसको उन्होंने नाम दिया जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। जनरल यानी हर जो भी स्ट्रेस आएगा किसी भी टाइप का, उसमें एक ही टाइप का हमारा पैटर्न होगा ऑफ स्ट्रेस। तो इसके हिसाब से जो हमारे स्ट्रेस से डील करने के तीन फेजेस होते हैं। पहला होता है अलार्म रिएक्शन, दूसरा होता है रेजिस्टेंस, एग्जॉशन। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, एग्जाम में बना के आ जाना। पहला अलार्म रिएक्शन स्टेज होता है जब हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस या स्ट्रेसर है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। ये दोनों मिलके हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनकी हमने बात करी, और हम फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरा होता है रेजिस्टेंस स्टेज, जहां पे अब बॉडी लड़ना स्टार्ट कर देती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा जो है लड़ना स्टार्ट कर देती है, और जैसे जैसे वो जितना लंबा स्ट्रेस होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहता है कि भाई just use the body's resources carefully, otherwise they'll end. So we confront the stressor in this stage. And third is exhaustion stage, जब body की सारी resources exhaust हो जाती हैं while fighting with that stress, right? एंड यहीं पे हमारी बॉडी क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाती है तो हमारे बहुत सारी डिजीजेस सरफेस पे आने लगती हैं, हाई बीपी, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज वगैरह। अब इस मॉडल का क्रिटिसिज्म क्या है, इट हैज बीन क्रिटिसाइज क्योंकि ये मोस्टली फिजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स की बात कर रहा है, इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात नहीं हुई है। ओके अच्छा, दूसरी एक और यहाँ पे चीज आप देख रहे होगे, पूरा हेल्थ के बारे में ही बात हो रही है, फिजिकल फिजिकल हेल्थ, राइट। तीसरा इसमें क्या आ जाता है, स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम, की स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक फील्ड है साइकोलॉजी में, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, विच फोकसेस ऑन माइंड, ब्रेन एंड इम्यून सिस्टम, कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है एंड स्ट्रेस इम्यून सिस्टम को कैसे इफेक्ट करती है। तो कैसे इफेक्ट करती है, पहले तो हमें समझना होगा कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम में जो सबसे बड़ा एक कॉम्पोनेंट होता है, दैट इज हमारी ब्लड की व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। एंड इनका काम क्या होता है, ब्लड में कोई भी फॉरेन बॉडीज है तो उनको आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करना, यानी कोई पैथोजेंस जिनको हम एंटीजेंस भी कहते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं जो कि इन एंटीजेंस को कैंसिल आउट करते हैं। अब हमें क्या समझना है कि ल्यूकोसाइट्स में मतलब जो हमारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो तीन टाइप्स की होती हैं, टी सेल्स, बी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। तो सबसे पहले टी सेल क्या करती है, टी सेल नंबर वन, इट डिस्ट्रॉयज इन्वेडर्स दैट इज एंटीजेंस एंड इट इंक्रीजेस इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, राइट। जब भी एचआईवी जो होता है, ये डिजीज होती है हमें एड्स की, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है, तो उसमें हमारी टी सेल्स ही इफेक्ट होती है। बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना। नेचुरल किलर सेल्स जो होती हैं वो वायरसेस एंड ट्यूमर्स से, यानी कैंसर्स एंड वायरसेस से लड़ती हैं। कहते हैं कि स्ट्रेस क्या करता है इनको, तो स्ट्रेस जो है वो नेचुरल किलर सेल की साइटोटॉक्सिसिटी को इफेक्ट करता है। साइटोटॉक्सिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल किलर सेल, जिससे कि वो इन्फेक्शंस और कैंसर से लड़ती है। तो जब वो साइटोटॉक्सिसिटी स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट हो रही है, तो इसीलिए जो ऐसे लोग जिनमें स्ट्रेस ज्यादा है तो उनमें ऐसी डिजीजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज क्या है, जिन लोगों में सोशल सपोर्ट अच्छा होता है उनके इम्यून सिस्टम पे स्ट्रेस का कम इफेक्ट पड़ता है। एंड दूसरा, चेंजेस इन द इम्यून सिस्टम विल हैव मोर इफेक्ट ऑन हेल्थ अमंग दोज हुज इम्यून सिस्टम्स आर ऑलरेडी वीकेंड। तो जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है तो उनके स्ट्रेस का उनकी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो होती है वो हमारी साइकी पे क्या इफेक्ट डालती है, उसकी थोड़ी बात की है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं जब हमारा एक बिल्डअप हो जाता है ऑफ लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, जैसे पैनिक अटैक्स, ओसीडी, इन सब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज उन्हें कही है कि जब स्ट्रेस ज्यादा रहता है तो इरेशनल फियर्स, मूड स्विंग्स, फोबिया ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये नेगेटिव इमोशंस जो आती हैं स्ट्रेस के साथ, ये भी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। तो एक तो ये है कि हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स को इफेक्ट कर रही है, दूसरा द नेगेटिव इमोशंस आल्सो इफेक्ट द इम्यून सिस्टम। नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो पुअरर, इससे मतलब स्टडीज ने ये देखा है कि नेगेटिव मूड्स जिनके ज्यादा होते हैं उनके हेल्थ आउटकम्स भी पुअर होते हैं।
होपलेसनेस की फीलिंग जो है, इट इज लिंक्ड टू किसी डिजीज, अगर एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो वर्स हो जाती है, रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाता है एंड डेथ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. Okay, next is lifestyle. How lifestyle is related to stress and how it can prevent stress. So, what is lifestyle? It is the overall pattern of decisions and behaviors that determines a person's health and quality of life. अब जो stressed लोग होते हैं वो स्ट्रेस में है, इसीलिए दे आर मोर लाइकली टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? एजेंट्स दैट कॉज फिजिकल इलनेस. जब आप स्ट्रेस में होते हो, पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट्स होती हैं, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं होता है, हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज में आप एंगेज करते हो, जिसकी वजह से पैथोजेंस को चांस मिलता है आपकी हेल्थ पे अटैक करने का. राइट नाउ व्हाट हैव स्टडीज हैव सीन दैट अ गुड लाइफस्टाइल जिसमें हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर होता है, जैसे बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट होता है, तो गुड हेल्थ हमारी बनी रहती है. बैलेंस्ड, एक अच्छे लाइफस्टाइल में क्या होता है? बैलेंस्ड लो फैट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, कंटिन्यूड एक्टिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल सपोर्ट होता है, तो ये सब अच्छे लाइफस्टाइल से हेल्थ भी अच्छी रहती है. ओके, अब हम आ जाएंगे कोपिंग पे कि कोपिंग स्ट्रेटजीज कैसे कैसे हम करते हैं स्ट्रेस में, क्या क्या थ्योरीज है इसकी. कोपिंग, व्हाट इज इट? कोपिंग इज अ डायनामिक situation specific reaction to stress. It is a set of concrete responses to stressful situations of events that are intended to resolve the problem and reduce the stress. तो ये डायनामिक होती है कोपिंग, यानी कि जो सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही हम कोप करेंगे. सिचुएशन स्पेसिफिक होती है अगेन, एंड इसमें कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनसे कि हम वो स्ट्रेसर को सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड स्ट्रेस को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं. एंड हर इंसान का जो कोपिंग स्टाइल है वो उनके डीप सीटेड बिलीव्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है. ओके, कोपिंग में ओवर्ट एक्टिविटीज भी आ जाती है, कोवर्ट भी. ओवर्ट यानी जो हम एक्चुअली बिहेवियर में दिख रही है बाहर से, कोवर्ट यानी मेंटल, जो साइकोलॉजिकली हमारा सोचने का तरीका है, ये सब. अब दो थ्योरीज है. पहली थ्योरी है हमारे पास कोपिंग की, जो दी है एंडलर एंड पार्कर ने. एंडलर एंड पार्कर ने कहा है कि अगर कोपिंग में मतलब 3 टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं जो एक इंसान अडॉप्ट कर सकता है. पहली है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. टास्क ओरिएंटेड यानी जो एक्चुअल स्ट्रेसर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को कंसिडर करना, हर एक एक्शन का क्या आउटकम होगा ये सब कंसिडर करना, प्रायोरिटीज डिसाइड करना, कैसे उस सिचुएशन से डायरेक्टली डील करना है, ये सब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी में आता है. दूसरी आती है इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जिसमें आता है इमोशंस को मैनेज करना, तो होपफुल रहना, राइट, अपनी नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन को ढंग से वेंट करना ताकि वो आपको इफेक्ट ना करे. तीसरा आ जाता है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, जहां पे आप स्ट्रेसर को अवॉइड करते हो, डिनाई करते हो, मिनिमाइज करते हो सिचुएशन की सीरियसनेस को, आप कॉन्शियसली सप्रेस करते हो अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को. ओके, दूसरी जो थ्योरी आ जाती है ऑफ कोपिंग, दैट इज गिवन बाय लजारस एंड फोकमैन. लजारस एंड फोकमैन ने क्या कहा है कि कोपिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस. कोपिंग इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी या एक ट्रेट नहीं है कोपिंग. इन्होंने डेफिनेशन दिया है दैट कोपिंग इज द coping is constantly changing cognitive and behavioral efforts to master, reduce or tolerate the internal or external demands that are created by stressful transaction. So basically जो भी हमारी स्ट्रेस आ रही है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेसेस की वजह से, उनको मैनेज करने के लिए जो हम कॉग्निटिव, मेंटल एंड बिहेवियरल एफर्ट्स लगाते हैं वही कोपिंग है. अब यहाँ पे इन्होंने 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज दिए हैं. एंडलर एंड पार्कर ने स्ट्रैटेजी का है, इन्होंने रिस्पॉन्सेज का है, तो इन्होंने 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज दिए हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड एंड इमोशन फोकस्ड. बात वही है, प्रॉब्लम फोकस्ड वही टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, इमोशन फोकस्ड हमारी जो है क्या है, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है. ओके, सो प्रॉब्लम फोकस में आप प्रॉब्लम को अटैक करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो, राइट, अपनी नॉलेज बढ़ाते हो उसके बारे में, ये सब. एंड इमोशन फोकस में अगेन आप साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है, इमोशनल चेंजेस जो है, उनको ज्यादा से ज्यादा मैनेज करने की कोशिश करते हो. पीपल आर मोर लाइकली टू यूज प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी और रिस्पॉन्स. यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की, जो कि साइकोलॉजिस्ट्स यूज करते हैं टू मैनेज स्ट्रेस एंड टू हेल्प देयर क्लाइंट्स. पहले आ जाती है सबसे पहले रिलैक्सेशन टेक्निक्स. रिलैक्सेशन टेक्निक्स में क्या होता है, इनका बेनिफिट क्या है, दे रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ इलनेसेस सच एज हाई बीपी एंड हार्ट डिजीज. इसमें रिलैक्सेशन होता कैसे है, वी स्टार्ट रिलैक्सिंग द बॉडी फ्रॉम द लोअर पार्ट अप टू द फेशियल मसल्स, एंड पूरी बॉडी को हम रिलैक्स कर देते हैं अलॉन्ग विद डीप ब्रीदिंग. दूसरा आ जाता है मेडिटेशन प्रोसीजर. मेडिटेशंस भी बहुत काइंड की होती हैं, तो यहाँ पे योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन की बात करिए, जहाँ पे हम कुछ लर्नड टेक्निक्स लगाते हैं अपने अटेंशन को रीफोकस करने के लिए और कॉन्शियसनेस के स्टेट को ऑल्टर करने के लिए. जो मेडिटेटर होता है, दे बिकम अनअवेयर ऑफ एनी आउटसाइड स्टिमुलेशन के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, और उनकी कॉन्शियसनेस एक अलग स्टेट में पहुंच जाती है.
तीसरी है बायो फीडबैक। बायो फीडबैक, बायो यानी बॉडी, बॉडी का फीडबैक देना। तो एक तरीके से यहाँ पे आप क्या करते हो, जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस है कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, वहां पे आप उसे मॉनिटर करते हो और उसे रिड्यूस करते हो बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक, राइट। कैसे इसमें रिलैक्सेशन ट्रेनिंग भी इसके साथ साथ चलती है। तो इसके 3 स्टेजेस है। सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट है, तो उसकी अवेयरनेस डेवलप की जाती है कि इंसान खुद समझ सकता है कि अब मेरा हार्ट रेट ऊपर जा रहा है, अब नीचे जा रहा है। फिर दूसरा जो हमारा इसका स्टेज होता है, उसमें वी लर्न वेज टू कंट्रोल दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन क्वाइट कंडीशंस, कि हार्ट रेट ऊपर चला गया है तो उसे धीरे धीरे नीचे कैसे लाना है, उसकी टेक्निक सीखते हैं। एंड तीसरा, ट्रांसफरिंग दिस कंट्रोल इनटू कंडीशंस ऑफ एवरीडे लाइफ, ताकि क्लाइंट या जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली उन चीजों को, अपने फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज को मैनेज कर सके। अगली जो टेक्निक है वो है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जहां पे हम एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं थ्रू इमेजरी एंड इमेजिनेशन। एक सीन को विजुअलाइज करते हैं एंड इससे क्या होता है, एक रियलिस्टिक गोल सेटिंग हम करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और स्ट्रेस भी इससे हमारा कम होता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको, ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनमें से एक टेक्निक जो यहाँ पे बात की गई है जिसकी, वो है स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिग डेवलप की थी माइशनबॉम ने, नाम याद रखना है। इस टेक्निक में क्या होता है, हम नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स को रिप्लेस करते हैं विद पॉजिटिव एंड रैशनल थॉट्स। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहले तो असेसमेंट ऑफ द थॉट्स, number 2, we teach the person stress reduction techniques, and number 3, we apply them and then we follow up या follow through। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल अराउजल। ये जो फिजियोलॉजिकल अराउजल है, इससे स्ट्रेस भी रिलीज होता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। हार्ट के लिए अच्छा है, लंग फंक्शन के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बीपी अच्छा रहता है, फैट रिड्यूस होता है, वगैरह वगैरह। अब क्या रिकमेंडेड है, एटलीस्ट 4 टाइम्स अ वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर 30 मिनट्स ईच सेशन। ओके, इसमें वार्म अप एक्सरसाइज एंड कूल डाउन फेजेस होने चाहिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा बात करेंगे पॉजिटिव हेल्थ की। पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि एक स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी होती है। स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी का जो कंसेप्ट है वो कुबासा ने दिया था। कुबासा ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनके हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, बट उनमें उनमें कोई उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, फिजिकल इलनेसेस नहीं होती, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ही हार्डी होती है। दे हैव अ हार्डी पर्सनालिटी या हार्डनेस होती है उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में। तो 3 मेन ट्रेट्स हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज। So hardiness is a set of beliefs about oneself, the world and how they interact. Now commitment, control and challenge। तो सबसे पहले commitment क्या होता है, commitment to our work, family, hobbies and social life। Control, which is a sense of purpose and direction in life। And thirdly challenge होता है, यानी कि जो भी लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं उनको वो नॉर्मली देखते हैं एंड पॉजिटिवली देखते हैं, नॉट नेगेटिवली। इसी की वजह से ये लाइफ में स्ट्रेस से अच्छे से डील कराते हैं, कर पाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज आता है ये लाइफ स्किल्स। अब ये क्वेश्चन आया है कई बार कि हर किसी की हार्डी पर्सनालिटी नहीं हो सकती, वो एक पर्सनालिटी टाइप है, बट हर किसी की नहीं हो सकती। तो लाइफ स्किल्स यहाँ पे आते हैं। लाइफ स्किल्स आर द स्किल्स, दे आर द एबिलिटीज फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट कैन एनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ, दैट इज स्ट्रेस। अब ये लाइफ स्किल्स को लर्न करा जा सकता है, इंप्रूव भी करा जा सकता है, राइट। अब ये लाइफ स्किल्स क्या है, सबसे पहला है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस यानी अपनी नीड्स, वांट्स एंड थॉट्स को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाना, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाना, ओके, नो बोल पाना, ये सब। दूसरा आ जाता है टाइम मैनेजमेंट, अपने टाइम को मैनेज कर पाना, प्लान कर पाना, एलोकेट कर पाना, अपने टाइम के परसेप्शन को चेंज करना, जो चीजें वैल्यूएबल है उन पे अपना टाइम लगाना, रियलिस्टिकली मैनेज करना, प्लानिंग करना। तीसरा आ जाता है रैशनल थिंकिंग। रैशनल यानी रीजन बैक्ड लॉजिकल थिंकिंग, ये नहीं कि इमोशन लेड थिंकिंग है, जो आपको फील हो रहा है आप वही कर रहे हो। सो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारा एक सेलेक्टिव बायस होता है, जहां पे हमें ज्यादा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं और हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में ही सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो रैशनल थिंकिंग में क्या होता है, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को चैलेंज करना, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स आ रहे हैं, उनको वापस वापस ड्राइव आउट करना, कैंसिल करना और बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस या स्टेटमेंट्स करना। अगला है इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या लाइफ स्किल्स है, पहली बात तो लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, दूसरा एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील व्हाट यू थिंक, एंड तीसरा एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन्स डिफरेंट ओपिनियंस एंड फीलिंग्स। फिर आ जाती है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में वही आता है, फिजिकली इमोशनली अपना ध्यान रखना, राइट। यहाँ पे ब्रीदिंग की बात की गई है कि जब हम स्ट्रेस्ड या एंग्शियस होते हैं देन हम रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग करते हैं फ्रॉम द चेस्ट।
बट जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग जो होती है वो स्टमक सेंटर्ड होती है, स्लो होती है। ओके, नेक्स्ट इज हमारी जो अनहेल्पफुल या नेगेटिव हैबिट्स हैं उनको हटाना, जैसे परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन। परफेक्शनिज्म क्या होता है? बेसिकली अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे परफेक्शन के, कि कोई काम परफेक्टली होना चाहिए, बट हम टाइम को, कॉन्सिक्वेंसेस को, एफर्ट को, इन सब को कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसी प्रोक्रेस्टिनेशन भी है, व्हेन वी कीप पुटिंग ऑफ व्हाट वी नीड टू डू, तो इन सबको चेंज करना। एंड में आ जाता है पॉजिटिव हेल्थ, जिसकी हमने बात की थी। तो पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो चारों डोमेन्स में वेलबींग होनी चाहिए, एंड नॉट जस्ट कि आपको कोई बीमारी नहीं है, इट इज नॉट जस्ट दैट एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, राइट? पॉजिटिव हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं? हेल्थ को भी जब आप एक स्टेप आगे ले जाओ, पॉजिटिव हेल्थ में क्या क्या आता है? अ हेल्दी बॉडी, अच्छे पर्सनल रिलेशनशिप्स, सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, सेल्फ रिगार्ड यानी अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम होना, मास्टरी ऑफ लाइफ टास्क, रेजिलियंस टू स्ट्रेस, ट्रॉमा एंड चेंज। तो ये सब हमारी पॉजिटिव हेल्थ में आता है। अब पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं? पहला तो डाइट, डाइट अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, 3 मेन मील्स होने चाहिए, राइट? आपके जो डाइट है, इन्होंने कहा है सबके लिए सेम नहीं हो सकती, इट डिपेंड्स ऑन आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, क्लाइमेट क्या है, हेल्थ हिस्ट्री क्या है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हम कंफर्ट फूड्स खाते हैं जो सॉल्ट और शुगर में हाई होते हैं, ये नहीं खानी चाहिए। दूसरा आ जाता है एक्सरसाइज। अगेन हमने बात कर ली कि स्टडीज दिखाती हैं फिजिकल फिटनेस और पॉजिटिव हेल्थ में एक अच्छा एक रिलेशनशिप है, एंड इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है ऑन रिड्यूसिंग टेंशन, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। इसमें कई सारी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप योगिक आसनास ट्राई करोगे, योगिक आसनास ट्राई करोगे, सॉरी योगिक योगा ट्राई कर सकते हो, एंड एरोबिक एक्सरसाइजेज भी ट्राई कर सकते हो। तो योगा वगैरह एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो होते हैं वो कामिंग इफेक्ट लाते हैं बॉडी में। एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है वो अराउजल लेवल इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? बेसिकली एटीट्यूड जो एक चीज के प्रति हमारा होता है, एक परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है हमारा एक्यूरेट होता है, लाइफ में पर्पस होता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वी आर एक्सेप्टिंग एंड टॉलरेंट ऑफ पीपल विद डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, एंड वी टेक क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड एक्सेप्ट ब्लेम फॉर फेलियर। तो जो भी लाइफ में हो रहा है उसके प्रति पॉजिटिवली एक एक्सेप्टिंग एटीट्यूड रखना, सेंस ऑफ ह्यूमर होना। नेक्स्ट इज पॉजिटिव थिंकिंग। ये थिंकिंग या कॉग्निशन के बारे में है, जिसमें मेनली आ जाता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म इज बेसिकली जब हम पॉजिटिवली थिंक करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट फेवरेबल थिंग्स टू हैपन, कि मेरी लाइफ में जो चीजें होंगी वो फेवरेबल होंगी, अच्छी होंगी। ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं वो प्रॉब्लम फोकस कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, औरों का एडवाइस सीख करते हैं, हेल्प सीख करते हैं। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव थिंकर्स, पेसिमिस्ट जो होते हैं, वो अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, एंड दे गिव अप ऑन देयर गोल, दे डू नॉट ट्राई। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर है पॉजिटिव हेल्थ का वो है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट इज बेसिकली एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन whom we can rely, people who let us know that they care about us, they love us and they value us। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं एक है परसीव्ड सपोर्ट, दूसरा है सोशल नेटवर्क। परसीव्ड सपोर्ट इज द क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेलबींग। तो इंसान जो परसीव करता है कि ये लोग मेरे लिए पास अवेलेबल है, ये हमारी क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट से लिंक्ड है। और दूसरा होता है क्वांटिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, यानी सोशल नेटवर्क, जहां पे कितने लोग हैं मेरे आसपास। अब सोशल नेटवर्क यहाँ पे अच्छा नहीं होता हमारी पॉजिटिव हेल्थ के लिए। परसीव्ड सपोर्ट अच्छा होता है कि अगर 2 लोग ही हैं बट वो आपके लिए अवेलेबल होने चाहिए। सोशल नेटवर्क is unrelated to well-being because it is very time consuming and demanding to maintain a large social network। अब ये यही कह रहे हैं यहाँ पे कि 3 टाइप्स ऑफ हमारे सोशल सपोर्ट होते हैं। पहला होता है टैंजिबल सपोर्ट। टैंजिबल सपोर्ट यानी मटेरियल फॉर्म में कोई हमारी हेल्प करता है, जब जैसे कि मनी, गुड्स, सर्विसेज दे दी। दूसरा है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, जहां पे आप स्ट्रेसफुल इवेंट के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको ये रिविजन सीरीज दे रहे हैं तो हम आपको इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में सपोर्ट कर रहे हैं। एंड तीसरा इज इमोशनल सपोर्ट, जहां पे आप एक तरीके से रीअश्योरेंस देते हो, यू कंफर्ट द पर्सन, यू लेट देम नो यू लव देम, यू वैल्यू देम। एंड रिसर्च ने क्या दिखाया है, जो सोशल सपोर्ट ओवरऑल होता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को रिड्यूस करता है, डिप्रेशन एंजाइटी को रिड्यूस करता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग को अच्छा रखता है, एंड गिवर एंड रिसीवर दोनों को मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एक तरीके से पॉजिटिव हेल्थ में हमारे क्या क्या हमने पढ़ लिया, डाइट होती है, एक्सरसाइज होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, सोशल सपोर्ट होता है। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर होता है एंड लेट्स मीट सून फॉर द 4th चैप्टर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप एनी कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स। चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।